साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन प्रोवाइड की जाती है, उसी के तहत हम लोग दिसंबर 2021 की जो मंथली मैगजीन आई है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और सेक्शन वाइज क्रम में हम लोग राज्य व्यवस्था एवं शासन का जो चौथा टॉपिक है, जिसका शीर्षक है निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक, अर्थात इंग्लिश में कहें तो इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल के संबंध में 2021 जो बिल आया है, इसके संबंध में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप ये मैगजीन देखेंगे तो ये मैगजीन आपके लिए प्री और साथ ही साथ जो है मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको रेगुलर पढ़ते हैं तो आपका एक साथ दोनों चीज़ें तैयार होती जाती हैं, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो चलिए आज के टॉपिक को प्रारंभ करते हैं, निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल के बारे में। तो देखिए सुर्खियों में यह क्यों रहा है, तो हाल ही में संसद द्वारा निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया है। इस विधेयक के बारे में यदि बात करें तो इस विधेयक में कुछ चुनावी सुधारों को लागू करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 अर्थात रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, इन दोनों में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 दोनों में ही संशोधन करने का प्रावधान इसमें रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले कि क्या संशोधन किए गए हैं, तो पहले हम लोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के जो कुछ प्रमुख प्रावधान हैं उनको भी यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, अन्य बातों के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 निम्नलिखित प्रावधान करता है। क्या प्रावधान करता है उनको यहाँ पर देख लें। तो पहला है लोकसभा और राज्य विधान मंडलों में चुनावों के लिए सीटों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। तो ध्यान रखिएगा, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जो है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत होता है। वहीं दूसरा, इन चुनावों में मतदाताओं, इन चुनाव मतलब विधान लोकसभा के चुनाव और राज्य विधानमंडल के चुनाव में मतदाताओं की योग्यता का निर्धारण और मतदाता सूची का निर्माण करना, ये सारे कार्य जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत किए जाते हैं। जबकि अन्य बातों के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला, संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के लिए चुनावों का संचालन करना, ये आपका 1951 के तहत आता है। जबकि दूसरा, इन सदनों की सदस्यता के लिए योग्यताएं और निर्धारताएं जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निर्धारित की जाती हैं। यहां ध्यान रखिएगा आपका कि चुनाव में मतदाताओं की योग्यता का निर्धारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत होता है, जबकि सदनों की सदस्यता के लिए योग्यताओं का निर्धारण जो है वो आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत होता है। इसके अतिरिक्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इन चुनावों में अर्थात आपके लोकसभा और राज्य विधानमंडल के चुनाव में या इसके संबंध में भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से जुड़े प्रावधान जो है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किए गए हैं। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है उसको भी आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या संशोधन किए गए हैं और पहले क्या चीज थी, अब जो परिवर्तन हुए हैं वो क्या है। तो देखिए, पहला है मतदाता सूची के डेटा को आधार संख्या से जोड़ने के लिए आपका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 में संशोधन किया गया है। अब जो संशोधन है उसको देखने से पहले मूल प्रावधान में क्या बात कही गई थी उसको देख लेते हैं। तो जो धारा 23 थी, इसमें कहा गया था 1950 के अधिनियम में प्रावधान है कि एक व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। सत्यापन के पश्चात यदि अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि आवेदक पंजीकरण का हकदार है तो वह आवेदक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने का निर्देश देगा। अब जो नया परिवर्तन किया गया है इसकी बात करेंगे तो देखिए, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी किसी व्यक्ति से कह सकता है कि अपनी पहचान साबित करने के लिए वह अपनी आधार संख्या उपलब्ध कराए। यदि उस व्यक्ति का नाम पहले से ही मतदाता सूची में है तो इसमें दर्ज विवरणों के सत्यापन के लिए आधार संख्या की आवश्यकता हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति किन्हीं निर्धारित कारणों से अपनी आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो उसे मतदाता सूची में शामिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा या उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। यहां देखिए, दी जा सकती है। आगे चलते हैं। अगला जो संशोधन है वो मतदाता सूची में नामांकन के लिए पात्रता तिथि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 की धारा 14 के खंड बी में संशोधन किया गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 14 के खंड बी में संशोधन है। तो पहले क्या प्रावधान था, पहले प्रावधान था कि 1950 के अधिनियम के तहत जिस वर्ष मतदाता सूची तैयार या संशोधित की जा रही है उस वर्ष की 1 जनवरी को नामांकन की पात्रता तिथि माना जाता था 1 जनवरी को। इसका तात्पर्य यह है कि 1 जनवरी के बाद 18 वर्ष का अर्थात मतदान के लिए पात्र होने वाला व्यक्ति मतदाता सूची में तभी नामांकन करा सकता था जब अगले वर्ष
के लिए मतदाता सूची तैयार या संशोधित की जाए। अब परिवर्तन क्या किया गया, यह विधेयक जो है एक कैलेंडर वर्ष में 4 पात्रता तिथियां निर्धारित करने के लिए इसमें संशोधन करता है। ये तिथियां ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर होंगी। आगे चलते हैं, अगला जो संशोधन किया गया है वह है लिंग तटस्थ या जेंडर न्यूट्रल प्रावधान। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 20 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 60 में संशोधन किया गया है। पहले क्या चीज था उसको पहले देख लें। तो 1950 का अधिनियम कुछ ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण करने की अनुमति देता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में सरकारी सेवा से जुड़े लोग जैसे कि सशस्त्र बलों के सदस्य या भारत के बाहर तैनात या नियुक्त केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। ऐसे व्यक्तियों की पत्नियों को भी सामान्य रूप से उसी निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाला माना जाता है यदि वह उनके साथ रहती हैं। 1950 का अधिनियम सेवा से जुड़े व्यक्ति की पत्नी को व्यक्तिगत रूप से या डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने में सक्षम बनाता है। अब जो परिवर्तन किया गया है उसके तहत इस विधेयक के द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 में पत्नी शब्द जो वाइफ शब्द है उसकी जगह पे पति और पत्नी अर्थात स्पाउस शब्द को शामिल किया गया है। आगे चलते हैं, अगला जो संशोधन है वह है निर्वाचन संबंधी उद्देश्यों के लिए परिसर की मांग। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 में संशोधन किया गया है। पहले क्या प्रावधान था, पहले प्रावधान था कि 1951 के अधिनियम में राज्य सरकारों को यह अनुमति दी गई कि वे ऐसे परिसरों की मांग कर सकती हैं जिनका मतदान केंद्र के रूप में या चुनाव होने के बाद मतपेटी रखने हेतु उपयोग में लाए जाने की संभावना है। अब जो संशोधन किया गया है उसमें यह विधेयक उन उद्देश्यों का विस्तार करता है जिनके लिए ऐसे परिसरों की मांग की जा सकती है। तो अभी तक यहां हमने बात की मतदान केंद्र के रूप में और मतपेटी के रखने के लिए। अब यहां पर क्या कहा गया, मतगणना, वोटिंग मशीन और चुनाव संबंधी सामग्री रखने के अतिरिक्त सुरक्षा बलों और मतदान कर्मियों के रहने के लिए परिसर का उपयोग शामिल है। तो इसको विस्तारित दिया गया है। अब आगे चलते हैं, इस विधेयक के महत्व की यदि बात करें तो देखिए पहला चीज इसका महत्व यह है कि फर्जी मतदान पर रोक लगाने में मददगार होगा। कैसे, मतदाता सूची के डेटा को आधार संख्या के साथ जोड़ने से एक ही व्यक्ति के अलग अलग जगहों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज होने जैसी समस्याओं को रोकने में मदद मिलेगी। यह विधेयक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों को प्रमाणित करने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य यह है कि एक से अधिक या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति के एक से अधिक बार पंजीकरण की पहचान की जा सके। इस प्रकार यह मतदाता सूची को काफी हद तक सही करने में मदद करेगा और उस स्थान पर मतदाता पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा जहां वे सामान्य रूप से निवास करते हैं। एक संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार पहचान पत्र संख्या को जोड़ने का समर्थन किया था। इससे मतदाताओं के निवास में परिवर्तन की स्थिति में मतदाता फोटो पहचान पत्र में उसी अनुरूप बदलाव की सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त इससे अन्य फायदा क्या होगा, मतदान में सुविधा होगी। मतदान में सुविधा कैसे, देखिए दोनों डेटाबेस को आपस में जोड़ने से निर्वाचन आयोग प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर नजर रख सकेगा और उनकी चुनावी भागीदारी को बढ़ा सकेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न कट ऑफ तिथियां जो दी गई हैं, इससे क्या फायदा होगा, 1 जनवरी की कट ऑफ तिथि मतदान के लिए पात्र होने के बावजूद कई युवाओं को एक विशेष वर्ष में आयोजित चुनाव में भाग लेने से वंचित कर देती थी। एक से अधिक कट ऑफ तिथियां अधिक पात्र लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देंगी। इसके अतिरिक्त लैंगिक रूप से तटस्थता की जो बात की गई है, इससे फायदा यह है कि मौजूदा प्रावधानों के तहत सेना के एक जवान की पत्नी सेवा मतदाता के रूप में नामांकित होने की हकदार थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक महिला सेना अधिकारी का पति इसका हकदार नहीं था। यह विधेयक महिला सशस्त्र सेवा कर्मचारियों के पुरुष जीवन साथी के विरुद्ध भेदभाव को दूर करने का प्रयास करता है। परंतु इस विधेयक से जुड़ी हुई कुछ चिंताएं भी हैं। उन चिंताओं की बात करें तो सबसे पहले है निर्वाचक अधिकारी के पास विवेकाधिकार का होना। कैसे, यह निर्वाचक अधिकारी को अपरिभाषित विवेकाधिकार सौंपता है क्योंकि संशोधित कानून ऐसा कोई मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित नहीं करता है कि आधार संख्या कब आवश्यक हो सकती है। ये निर्वाचन अधिकारी के विवेकाधिकार पर है कि वह उससे आधार संख्या मांगेगा या नहीं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के पास पर्याप्त कारण निर्धारित करने का अंतिम अधिकार है जिसके तहत आधार प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल करने या बने रहने की अनुमति दी जाएगी। दूसरी बात, मतदाताओं पर सत्यापन का बोझ इससे बढ़ेगा। कैसे, देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए सरकार सक्रिय रूप से मतदाता सूची जैसे कि घर घर जाकर के सत्यापन में पंजीकरण सुनिश्चित करती है।
अब यह बोझ लोगों पर डाल दिया गया है जो मतदाता सूची के साथ अपने आधार को लिंक करने में असमर्थ या अनिच्छुक भी हो सकते हैं। अगला चिंता क्या है? मताधिकार से वंचित होने का जोखिम। देखिए, मतदाता सूची को सही करने हेतु आधार का उपयोग विशेष रूप से हाशिए पर स्थित समुदायों के लिए जोखिम से भरा हो सकता है। आधार डेटाबेस में शामिल होने और बाहर रह जाने से जुड़ी गलती चुनावी डेटाबेस पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है। लैटिन अमेरिका में एक अध्ययन से पता चला कि एक ही प्रकार के पहचान पत्र वाले देशों में पहचान साबित करने में असमर्थता के कारण चुनावी प्रक्रिया में कम नागरिकों के भाग लेने की संभावना थी। वहीं वर्ष 2015 की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार को जोड़ने की प्रक्रिया के कारण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लाखों मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से वंचित होना पड़ा था। इससे एक और चिंता है राजनीतिक लाभ की। देखिए, मतदाता पहचान पत्र को आधार संख्या से जोड़कर यह पता लगाना आसान है कि किन मतदाताओं ने अपने आधार का लाभ या उपयोग करके कल्याणकारी सब्सिडी और लाभ प्राप्त किए हैं। राजनीतिक दल विशिष्ट मतदाताओं तक अपने संदेशों को पहुंचाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। वहीं जल्दबाजी में पारित किया गया है, यह भी एक चिंता है। इस विधेयक को व्यापक विचार विमर्श तथा सार्वजनिक परामर्श के बगैर पारित कर दिया गया है। यह संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर करता है। संसदीय लोकतंत्र निर्वाचित प्रतिनिधियों को उन प्रावधानों पर अपने क्षेत्र के उन लोगों की चिंताओं को सामने रखने का अवसर देता है जो इससे प्रभावित हो सकते हैं। वहीं आधार के उपयोग के साथ जो अन्य मुद्दे हैं उसके संबंध में चिंता है। देखिए, आधार प्रोजेक्ट का उपयोग उस कथित कल्याणकारी उद्देश्य से कहीं अधिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि उच्चतम न्यायालय ने आधार से जुड़े एक मामले पर निर्णय देते हुए आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में संसद में पेश करने के कदम को सही ठहराया था। इसके अतिरिक्त आधार को केवल पहचान प्रमाण होना था। इसका जो मूल उद्देश्य था यह पहचान प्रमाण था, निवास प्रमाण नहीं। इसके विपरीत निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के तहत तैयार किया गया, ये निर्वाचक नामावली के लिए पते को एक प्रमुख प्रमाण के रूप में स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है, जबकि जो आधार है ये पहचान प्रमाण पत्र है, ना कि निवास प्रमाण पत्र है। इसके अतिरिक्त इसके साथ ही आधार का मतलब नागरिकता का प्रमाण नहीं है। 182 दिनों तक निवास के पश्चात एक गैर नागरिक भी आधार पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकता है। ऐसे में वह मतदान के लिए भी पात्र बन सकता है, जबकि मतदान क्या है? नागरिकों के लिए है। आगे इसमें देखते हैं, मतदाता सूची और आधार के लिए नामांकन प्रक्रियाएं पूरी तरह से अलग हैं। जहां आधार नामांकन जो है मौजूदा दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने पर आधारित है, उसके विपरीत मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु पंजीकरण अधिकारी या किसी प्रतिनिधि को भौतिक रूप से या भौतिक सत्यापन के साथ साथ घर का दौरा भी करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मतदाता सूचियों का रखरखाव एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय अर्थात भारतीय निर्वाचन आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जबकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI भारत सरकार के अधीन है। चूंकि आधार में नामांकन या दोहराव को हटाने पर निर्वाचन आयोग का कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए मतदाता सूची के लिए आधार का उपयोग करना हितों का संभावित टकराव प्रतीत होता है, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रतीत होता है। आधार दोहराव को हटाने के प्रभाव या आधार डेटाबेस की प्रामाणिकता पर अभी तक कोई लेखा परीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। तो ये कुछ चिंताएं हैं। अब निष्कर्ष रूप में क्या कहा जा सकता है कि उपर्युक्त चिंताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधन को लागू करने से पूर्व उपयुक्त संस्थागत और तकनीकी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, जैसे कि एक मजबूत व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून को सही रूप से या सही से लागू करना। इसके अतिरिक्त मुद्दों की पेचीदगी और विवादास्पद प्रकृति को देखते हुए पर्याप्त बहस और विचार विमर्श की आवश्यकता पर अत्यधिक जोर भी नहीं दिया जा सकता है। तो यहां पर हम लोगों ने चर्चा की आपका निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 के संबंध में। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे धर्मांतरण विरोधी कानून एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।